नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो चलिए जल्दी से सारे लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो लोग जुड़ सके, उन लोगों तक क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल में संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। उसी तरीके से वंदे मातरम आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? तमिलनाडु में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में या फिर पूना में? पहला प्रश्न आपके सामने है। देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो 16 अक्टूबर की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो 16 अक्टूबर 1905 को अगर हम लोग बात करेंगे तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो रहा है, और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसी बंगाल विभाजन के विरोध में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो रही है। कहाँ पर? तो बंगाल में। ठीक है, और जो ये स्वदेशी आंदोलन है तो बंगाल में इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो बंगाल में इसका नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जिस तरीके से बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो वंदे मातरम आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल में संघर्ष के तरीकों में अपनाया गया था। और क्यों अपनाया गया था? क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो रहा है, और इसी विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार को जो है स्वीकार किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी बंगाल में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है वंदे मातरम आंदोलन, तो ये कहाँ पर हो रहा है? तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पूना। क्या आंसर करिएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कलिंग युद्ध ने अशोक को अपराध और भारी तपस्या का कारण बनाया, जिसके कारण उन्होंने ब्रह्म घोष के बजाय धम्म घोष का उपयोग करना शुरू कर दिया। यहाँ धम्म घोष शब्द किसे दर्शाता है? अगर हम लोग बात करें, अशोक की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी? अशोक की हम लोग बात कर रहे हैं। अशोक जो है ये क्या कर रहा है? तो ये 269 ईसा पूर्व में राजा बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? 269 ईसा पूर्व में राजा बन रहा है। राजा बनने के 8वें वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा बनने के 8वें वर्ष मतलब कि कब? मतलब कि 261 ईसा पूर्व में ये क्या कर रहा है? जो अशोक है वो कलिंग युद्ध कर रहा है। ठीक है, क्या करेगा? तो 261 ईसा पूर्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो अशोक है, जो ये अशोक है, ये क्या करेंगे? कलिंग युद्ध करेंगे। और इसी कलिंग युद्ध के बाद आपको पता है कि क्या करते हैं? तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे और युद्ध से संन्यास ले लेंगे। और जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे तो वो क्या करेंगे? तो यहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक जो है वो धम्म घोष की चर्चा करते हैं। तो धम्म घोष किसे? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? सैन्य विजय। सैन्य विजय तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो है युद्ध से संन्यास ले लिया था। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारपीट खून खराबा नहीं करना। ठीक है, क्षेत्रीय जनजातियों के द्वारा विजय, ये भी नहीं होगा। ब्राह्मण परंपराओं द्वारा विजय, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? तो सांस्कृतिक उद्घोष हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि को शीतकाल युद्ध कहा जाता है। और यह किस दौरान? आपको से पूछ रहा है जो शीत युद्ध था, तो शीत युद्ध काल का समय क्या है बताएगा? अगर हम लोग बात करेंगे तो शीत युद्ध का समय क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। और ये भी आप याद रखिएगा, जो शीत युद्ध है ये किसके किसके बीच में? तो ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हो रहा था। ठीक है, अगर हम लोग शीत युद्ध की बात करेंगे, कोल्ड वार की बात करेंगे, तो जो ये शीत युद्ध है ये किसके बीच में? ये अमेरिका और ठीक है रूस या फिर कहेंगे सोवियत संघ के बीच में चल रहा था। इसका समय आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा? इसका समय आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा जो ये शीत युद्ध है ये क्या हो रहा है? तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो दूसरा हमारा विश्व युद्ध था, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद का जो समय है वो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका और रूस के बीच में हो रहा है। ऑप्शन संख्या क्या करेगा? तो सी आंसर करेंगे। 1947 से 1991 का समय। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सार्जेंट प्लान के लिए ब्रिटिश भारत सरकार ने समिति की स्थापना की थी या किससे संबंधित है? सार्जेंट प्लान अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1944 में आ रहा है। सार्जेंट प्लान कब आ रहा है? तो 1944 में आ रहा है। और ये किससे संबंधित है? अकाल से
अकाल नीति से, शिक्षा नीति से, सिविल सेवाओं में सुधार से या फिर न्यायिक सुधार से। सार्जेंट प्लान जो है ये 1944 में आ रहा है और ये किससे संबंधित है, इस प्रश्न का आंसर करना बताइएगा क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, जितने लोगों ने शेयर नहीं किया, जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको दिख रहा है, तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। और अगर टेलीग्राम भी नहीं यूज कर रहे हो और व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मैं आप लोगों को भेजता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे। सार्जेंट प्लान जो है ये 1944 में आ रहा है और किससे, तो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। किससे, 1944 में आ रहा है सार्जेंट प्लान, शिक्षा से संबंधित। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो बी आंसर कर देंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन महत्वपूर्ण है, कारण क्या है, तो 1907 में अगर हम लोग बात करेंगे तो सूरत अधिवेशन हो रहा है। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, अध्यक्ष का भी नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष है रास बिहारी घोष है, ठीक है। कौन है, तो रास बिहारी घोष जो है, तो ये, ठीक है, रास बिहारी घोष जो है ये 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष हैं। और सूरत अधिवेशन जो है ये किस लिए महत्वपूर्ण है, क्या आंसर करेंगे। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, कांग्रेस नरमपंथी और चरमपंथी दो समूहों में विभाजित हो गया, स्वदेशी आंदोलन चला गया, या फिर स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आपको पता है 1907 के सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस दो भागों, नरमपंथी और चरमपंथी, नरम दल गरम दल, दो भागों में कांग्रेस बट गई थी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। चार कथन है आपके सामने और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। गांधार कला में बड़े बड़े कानों के साथ आध्यात्मिक बुद्ध का चित्रण किया गया और ये ग्रे सैंड स्टोन का उपयोग किया गया। दूसरा कह रहा है अमरावती कला को शकों ने बढ़ावा दिया। तीसरा कह रहा है मथुरा कला ऑफ आर्ट ने जातक कहानियों पर आधारित बुद्ध को चित्रित किया। चौथा आपसे कह रहा है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ने ज्यामितीय रूपांकनों के साथ बुद्ध को सिर के चारों ओर प्रभाव मंडल के साथ चित्रित किया। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर आप आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। गांधार कला शैली में अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधार कला शैली में आप बड़े बड़े कानों वाले बुद्ध की मूर्ति को आप देखते हो। आप देखोगे महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है उसमें बहुत बड़े बड़े उनके कान दिखाए गए, है ना। तो गांधार कला में क्या हो जाएगा, तो बड़े बड़े कानों के साथ आध्यात्मिक बुद्ध का चित्रण किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो गांधार कला है, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधार कला का, ठीक है, गांधार कला या मथुरा कला का सबसे ज्यादा विकास किसके समय में हो रहा है, तो आप आंसर करोगे कनिष्क के समय में। किसके समय में, तो गांधार कला मथुरा कला का सबसे ज्यादा विकास जो हो रहा है वो किसके समय में, कनिष्क के समय में हो रहा है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेताओं के संबंध में युग्म दिए गए हैं और आपको मिलान करना है, ठीक है। आपको सही कथन की जो है पहचान करना है, कौन सा सही है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया और बताइएगा कौन सा सही सुमेलित है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में आपसे पूछा गया, तो क्या आ रहा है, तो सैयद हैदर राजा जम्मू, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास, लाला लाजपत राय पंजाब। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में आपसे पूछा गया, आपको नीचे कूट दिया गया, कूट के आधार पर आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो कौन सा है बताएंगे, क्या हो जाएगा, तो बताइएगा जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक तो बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है। अगर सेशन पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, तो सैयद हैदर रजा की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वो दिल्ली में किया। ये मैं आप लोग को पहले कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पर, दिल्ली में किया, तो पहला तो गलत हो जाएगा। चिदम्बरम पिल्लई की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने मद्रास में किया था, और लाला लाजपत राय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने पंजाब में किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, ठीक है। चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किया और लाला लाजपत राय ने पंजाब में किया। दिल्ली में अगर हम लोग बात करेंगे तो सैयद हैदर रजा ने किया, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। आपको एक तरफ कुछ पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और आपको मिलान करना है, आपको बताना है कौन सा सही है। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, युगांतर, बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्या आंसर करेंगे।
तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो युगांतर जो है, तो युगांतर से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है वो इन्हीं बेसेंट की है। यंग इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की, लेकिन युगांतर अगर हम लोग बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तिलक स्वराज कोष का समर्थन करने के लिए उठाया गया था होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह या फिर अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। तो किसका समर्थन करने के लिए तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किसका समर्थन करने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया था, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह या फिर अखिल भारतीय मजदूर संघ। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम लोग बात करें तो 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, क्या हो रहा है, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो रही है और इनकी मृत्यु के साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो औपचारिक रूप से क्या हो रहा है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होगी। ठीक है, अगर हम लोग भारत में बात करें तो जो असहयोग आंदोलन, अगर हम लोग भारत में बात करेंगे तो जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन की जो डेट है वो क्या है, तो असहयोग आंदोलन की डेट है 1920 से लेकर के 1922 की असहयोग आंदोलन की डेट है। ठीक है, और इस दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 अगस्त 1920 को क्या हो रहा है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो रही है और इनकी मृत्यु के साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो रही है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डॉक यार्ड सिंधु घाटी के किस स्थल से पाया गया। डॉक यार्ड का मतलब समझ रहे हैं, डॉक यार्ड का मतलब क्या है, डॉक यार्ड का मतलब है गोदीवाड़ा। ठीक है, क्या मतलब है, डॉक यार्ड का मतलब है गोदीवाड़ा या फिर जिसको आप क्या कह सकते हो, जिसको आप बंदरगाह कह सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, बंदरगाह कह सकते हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल है जहां से आपको डॉक यार्ड के, गोदीवाड़ा के या फिर बंदरगाह के साक्ष्य मिल रहा है। लोथल होगा, रोपड़ होगा, कालीबंगा होगा या फिर बनावली होगा। कौन सा स्थल है जहां से आपको डॉक यार्ड के, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा के, डॉक यार्ड के, बंदरगाह के साक्ष्य मिल रहा है। क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, लोथल हो जाएगा। ठीक है, देखो लोथल से अगर हम लोग बात करें, लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। लोथल से अगर हम लोग बात करें, लोथल से क्या हो रहा है, लोथल से देखो 2 युगल और 3 युगल समाधान के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, 2 युगल और 3 युगल समाधान के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसका मतलब 2 लोगों को, 3 लोगों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो लोथल से आपको मनका बनाने का कारखाना मिल जाएगा, साथ ही आपको अग्निकुंड हवन कुंड मिल जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, अग्निकुंड हवन कुंड मिल जाएगा। साथ ही साथ लोथल से अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिल जाएगा। ठीक है, किसको, तो मानव के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य आपको कहाँ से, तो ये आपको लोथल से मिल जाएगा। लोथल से आपको गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिल जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिल जाएंगे। लोथल से आपको एक फारस की मुद्रा मिल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो लोथल से आपको फारस की मुद्रा मिल जाएगी। लोथल से आपको क्या हो जाएगा, तो लोथल से आपको चावल की भूसी मिल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, तो चावल की हम लोग बात करें तो चावल की भूसी आपको लोथल से मिल जाएगी। साथ ही साथ याद रखेंगे लोथल जो है, तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है किसको, तो लोथल को। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है किसको, लोथल को। तो ये सब चीजें आप लोथल के संदर्भ में याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित सुधारकों में से किसने आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की आपसे स्थापना पूछ रहा है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग है, ईश्वर चंद विद्यासागर है। कौन हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना कौन कर रहा है, क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएंगे, क्या आंसर करोगे, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती है। तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, तो 1875 में कर रहे हैं। ठीक है, प्रारंभ में अगर हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो प्रारंभ में हेडक्वार्टर जो है ये बंबई में था। ठीक है, कहाँ पर था, तो प्रारंभ में हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में था और बाद में इसको चेंज किया गया है और चेंज करके कहाँ पर, तो लाहौर कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पर, तो लाहौर कर दिया गया। ठीक, दयानंद सरस्वती जो है इनकी एक बुक है और बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम आपको याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, क्या नाम है, तो इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश है। साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, क्या किया, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। साथ ही साथ आपको याद रखना है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति। इसके अलावा इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चला। ठीक है, क्या किया, तो इन्होंने शुद्धि, आर्य समाज ने अगर हम लोग बात करेंगे तो शुद्धि आंदोलन चला। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया, गौ रक्षा आंदोलन भी चला। ठीक है, क्या किया, तो इन्होंने गौ रक्षा
आंदोलन भी चला। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो आर्य समाज वाले हैं, ये जो आर्य समाज वाले हैं ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो मूर्ति पूजा के बहुत बड़े वाले विरोधी थे, एकदम खतरनाक वाले विरोधी थे मूर्ति पूजा के, ठीक है, खतरनाक वाले विरोधी थे, ये याद रखेंगे, ठीक है, दयानंद सरस्वती के संदर्भ में, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, अभी मैंने आप लोगों को बताया 1870 में, 1942 में, 1920 में, 1921 में, ठीक है। तो 1942 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1942 में तो भारत छोड़ो शुरू हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो है ये कब से, ये 1920 में शुरू होगा, 1920 से लेकर के 1922 तक चलेगा, ठीक है। आपको पता है 5 फरवरी की हम लोग बात करें तो 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, क्या हो रहा है, 5 फरवरी 1922 को हम लोग बात करेंगे तो गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर जो है एक हिंसा भड़क जारी है, ठीक है, क्या हो रहा है, अगर हम लोग बात करेंगे तो चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा हो जाती है, हिंसा भड़क जाती है, और इसी के कारण क्या हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर जाएगा। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ होकर के 1922 तक चल रहा है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा भड़क जाने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी स्थापित की गई। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है, प्रेसिडेंसी का मतलब यहाँ पर कारखाना से, ठीक है, कारखाना या फिर कहेंगे फैक्ट्री से, ठीक है, कारखाने या फिर फैक्ट्री से, बताइएगा क्या जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी मतलब कारखाने से, प्रेसिडेंसी का तात्पर्य यहाँ पर कारखाने से, तो पहली कारखाना या फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई, सूरत में, मद्रास में, बंगाल में, बंबई में, क्या आंसर हो जाएगा बताइएगा। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी या फिर कहें ब्रिटिश कारखाना फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई, आंसर कर दोगे आप लोग सूरत में। कब की गई, तो 1608 में, ठीक है, कब, तो आप आंसर कर दोगे 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री लग रही है अंग्रेजों की। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की है, तो दांडी से, साबरमती से, सेवाग्राम से, पौनार से, क्या हो जाएगा। तो गांधी जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी ने 12 मार्च, ठीक है, आप याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को क्या किया, तो 1930 को इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की है, ठीक है, क्या किया, 12 मार्च 1930 को अगर हम लोग बात करेंगे दांडी यात्रा शुरू की है, ठीक है, कितने लोगों के साथ, तो 78 प्रतिनिधियों के साथ, 78 प्रतिनिधि जो है, 78 व्यक्ति हैं जो है, 78 लोग जो हैं तो वो गांधी जी के साथ थे। तो 78 प्रतिनिधि के साथ अगर हम लोग बात करेंगे 12 मार्च 1930 को गांधी जी यात्रा शुरू करते हैं। 24 दिन की यात्रा करेंगे, 24 दिन की यात्रा में 241 मील की दूरी तय करेंगे, कितनी, तो 24 दिन की यात्रा में 241 मील की दूरी तय करेंगे। 5 अप्रैल को क्या हो जाएगा, तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहाँ पर पहुंचेंगे, तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी, ठीक है, कहाँ पर पहुंच रहे हैं, दांडी तट पर पहुंचेंगे, ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहाँ पर, दांडी तट पर पहुंचेंगे। और 6 अप्रैल की बात करें तो 6 अप्रैल क्या हो रहा है, तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करिए सत्याग्रह जो है तो ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो शुरुआत हो रही है 12 मार्च 1930 को, जब गांधी जी ने चलना शुरू किया था। कहाँ से चलना शुरू कर दिया था, तो साबरमती आश्रम से इन्होंने चलना शुरू कर दिया था, ठीक है। 78 प्रतिनिधियों के साथ चल रहे हैं, 24 दिन की यात्रा कर रहे हैं, 24 दिन में 241 मील की दूरी तय कर रहे हैं। 5 अप्रैल 1930 को दांडी तट पहुंचेंगे और 6 अप्रैल 1930 की सुबह में दांडी तट पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जा रही है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम से इन्होंने चलना शुरू किया था, यहीं से इनकी शुरुआत हो रही है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस योजना रिपोर्ट के अनुसार पंजाब और बंगाल के विभाजन के संदर्भ में निर्णय संबंधित विधानसभाओं के सदस्य के मतदान के आधार पर किया जाना था। नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन योजना, वेवरेज रिपोर्ट या फिर माउंट बेटन योजना। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो देखो ये अपना प्यारा भारत है। पहले इस प्यारे भारत को देख लें, ठीक है, नहीं प्यारे भारत को देख लें, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और इस प्यारे भारत की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग इस प्यारे भारत की बात कर लें तो आपको पता है इधर की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो पंजाब वाला जो क्षेत्र है वो काट करके अलग किया गया, और इधर अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल वाला जो क्षेत्र है वो काट करके, ठीक है, क्या कर दिया गया, पूर्वी बंगाल बना दिया गया, जो कि बाद में बांग्लादेश बन गया। तो ये जो अलग करने की जो बात हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, वो हो रही है माउंट बेटन योजना में। और माउंट बेटन योजना कब आई थी, तो आप आंसर करोगे 3 जून 1947 को, ठीक है। कब, तो माउंट बेटन योजना आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, माउंट बेटन योजना, ठीक है, कब आ रही, 3 जून 1947 में आ रही है। और इसी योजना के आधार पर क्या हो रहा है, इसी योजना के आधार पर भारत का विभाजन होगा, ठीक है। माउंट बेटन योजना के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो भारत का विभाजन होगा, भारत पाकिस्तान विभाजन हो रहा है इसी माउंट बेटन योजना। और कब आ रही है, तो 3 जून 1947 को। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संत भाषा क्या बताएगा, तो निर्गुण मनीषियों की भाषा है, उलट बंसी मनीषियों की भाषा है, निराकार मनीषियों की भाषा या फिर सगुण मनीषियों की भाषा।
संत भाषा क्या है बताएंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो संत भाषा क्या है, निर्गुण मनुष्यों की भाषा, उलटवंशी मनुष्यों की भाषा, निराकार मनुष्यों की भाषा या फिर सगुण मनुष्यों की भाषा। आंसर कर देंगे क्या, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, उलटवंशी मनुष्यों की भाषा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, विरोधाभास का विरोधाभास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया, अल्फ्रेड मार्शल ने किया, जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया या फिर पॉल ए सैमुअल्सन की है। ठीक है, तो किसने, अगर हम लोग बात करें विरोधाभास का विरोधाभास, देखो अगर हम लोग एडम स्मिथ की बात कर लें, ठीक है, किसकी, अगर हम लोग एडम स्मिथ की बात कर लें तो एडम स्मिथ जो है जिनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो आप आंसर करोगे अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं एडम स्मिथ को। और इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है और इस बुक का नाम क्या है, इसी एक बुक है और ठीक है, उसका नाम क्या है, तो आप आंसर क्या कर देंगे, तो आप आंसर करेंगे, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, क्या कर देंगे, तो आप आंसर कर देंगे वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी बुक का नाम है। और एडम स्मिथ जो है इनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम लोग बात करें आप विरोधाभास का विरोधाभास पूछ रहा है और इस अवधारणा को मजबूत करने का काम किसने किया था, आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या सी, जॉन मेनार्ड कीन्स, जे.एम. कीन्स हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के एक्ट का विरोध क्यों किया था। अगर हम लोग बात करेंगे तो जो राष्ट्रवादी हैं, ठीक है, जो राष्ट्रवादी हैं उन्होंने 1892 के अधिनियम का एक्ट का विरोध क्यों किया था। शाही विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, अगर संख्या में वृद्धि हो रही है तो फिर क्यों विरोध करेंगे भाई। प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि होगी तो फिर विरोध क्यों करेंगे। परिषद को वार्षिक बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, चर्चा करने की, अपनी बात रखने की बात कहा गया, तो कहें विरोध करेंगे। अधिनियम ने भारतीयों को सार्वजनिक धन पर नियंत्रण नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। इस एक्ट की बात करेंगे तो इस एक्ट ने भारतीयों को सार्वजनिक जो विषय है या जो सार्वजनिक चीजें हैं या जो सार्वजनिक धन है उन पर नियंत्रण नहीं दिया। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। और यही कारण है कि 1892 के एक्ट का विरोध किया गया राष्ट्रवादियों की द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़ा नहीं है। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़ा नहीं है। देखो 1924 में अगर हम लोग बात करें तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना हो रही है। कहां पर हो रही है HRA की स्थापना, तो आप आंसर करोगे कानपुर में हो रही है। स्थापना कौन कर रहा है, तो स्थापना में देखो दो लोगों के नाम महत्वपूर्ण है तो कई सारे लोग, लेकिन दो लोगों के नाम याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। कौन कौन, तो एक तो है रामप्रसाद बिस्मिल और दूसरे जो है वो है कौन, दूसरे हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, कौन है, तो दूसरे हैं सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल याद रखेंगे। ठीक है, तो दो लोग हैं सचिंद्र नाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर रहे हैं। और ये जो क्रांतिकारी दल के जो सदस्य हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, ये क्या करते हैं, तो ये 1925 में, ठीक है 1925 में अगर हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ के पास अगर हम लोग बात करेंगे तो काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोक करके सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। असल में वो सरकारी खजाना नहीं था, वो था तो भारतीयों का ही, भारतीयों से लूटा गया खजाना था और उसको अंग्रेज अपने साथ लेकर के जा रहे थे। ठीक है, उसको अंग्रेज लूट करके अपने साथ लेके जा रहे थे, इंग्लैंड भेज रहे थे। तो भारतीय क्रांतिकारियों को पता चला तो उन्होंने क्या किया, 1925 में काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोक करके उस सारे खजाने को लूट लिया। तो यही काकोरी षड्यंत्र था। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें बाद में जब इसको ये घटना हो जाती है तो इसके बाद अंग्रेज सरकार जो है इस पर सख्ती दिखाती है और बाद में कई सारे क्रांतिकारी जो हैं वो पकड़े जाते हैं और उनको फांसी होती है। जैसे कुछ लोग महत्वपूर्ण है जिनको आप याद रखेंगे, जैसे बिस्मिल जो है तो बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी होगी। रामप्रसाद बिस्मिल पकड़े जाते हैं तो इनको गोरखपुर जेल में फांसी होती है। ठीक है, इसी तरीके से अशफाक उल्ला खां है तो अशफाक उल्ला खां को याद रखेंगे। अशफाक उल्ला खां जो है तो इनको फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां को कहाँ पर, तो फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसकी, रोशन सिंह की बात कर लें। ठीक है, किसकी, अगर हम लोग रोशन सिंह की बात कर ले तो रोशन सिंह जो है इनको क्या जा रहा है, इनको इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। ठीक है, यहाँ पर तो रोशन सिंह को अगर हम लोग बात करेंगे तो इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। और एक और नाम महत्वपूर्ण है राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजेंद्र लाहिड़ी को क्या किया गया, तो गोंडा जेल में फांसी दी गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाले जो बाद में पकड़े जाते हैं जिनको फांसी होती। तो इसमें कौन नहीं था, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी जो है सूरसेन नहीं थे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1924 में कानपुर में बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में निम्नलिखित में से
किसे जेल में बंद किया गया था, बताइएगा। तो 1924 में अगर हम लोग बात करेंगे, वर्ष याद रखेंगे, 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मामले में, ठीक है, किसे जेल में बंद किया गया था। क्या आंसर करिएगा, बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है तो फिर आप लोगों के लिए और भी अधिक सेशंस लाने का मन करता है, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि और अधिक से अधिक सेशंस आप लोगों के लिए लाऊं, ठीक है। लेकिन जब आप लोग सेशंस को लाइक शेयर नहीं करते तो मुझे लगता है आप लोगों को सेशन पसंद नहीं आ रहा, और जब आप लोगों को सेशन पसंद नहीं आ रहा है तो फिर इस तरीके के सेशंस लाने का कोई मतलब नहीं रह जाता ना, कि मैं सेशंस लेकर के आऊँ, आप लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा, जबरदस्ती जो सेशंस लाऊं, तो फिर समझ में नहीं आता है ना। तो सेशन को आप लोग लाइक और शेयर करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ, सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप लोगों को ऐसे सेशंस और चाहिए, तो फिर ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। मुजफ्फर अहमद हो जाएंगे, एस डांगे हो जाएंगे, शौकत उस्मानी हो जाएंगे, नलिनी गुप्ता हो जाएंगे। तो ये सारे लोग क्या है, तो 1924 में कानपुर में बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किए गए थे, जेल में बंद थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने गुजरात के राजा मान सिंह तोमर और बहादुर शाह के दरबार में सेवा की थी। तो बैजू बावरा है, लाल कलावंती है, तानसेन है, या फिर रंग खान कलावंती है। देखो, तानसेन की अगर हम लोग बात करें तो तानसेन का आपसे वास्तविक नाम पूछता है, तो इनका वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है राम तनु पांडे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो जो तानसेन है तो ये अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, राम तनु पांडे इनका वास्तविक नाम है तानसेन का, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है गुजरात के राजा मान सिंह तोमर और बहादुर शाह के दरबार में सेवा की थी, कौन था, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, बैजू बावरा हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो बैजू बावरा हो जाएंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन से संबंधित नहीं है, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इसने प्रस्तावित किया कि ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक संघ स्थापित किया जाए। यह एक संपूर्ण श्वेत आयोग था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में दोषों का अध्ययन करने के लिए अध्ययन का पता लगाना, ठीक है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो साइमन कमीशन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, आपको पता है साइमन कमीशन जो है तो ये 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में इनका भारत आगमन हुआ था, ठीक है। 27 में गठन हो रहा है और 28 में इनका भारत में आगमन हो रहा है, ठीक है। और साइमन कमीशन के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप फिर कर ले जाओगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन, नहीं मेरे भैया, गोलमेज सम्मेलन जो है तो ये कहाँ पर, तो ये लंदन में बुलाया गया था। जब आपको याद होगा गांधी जी दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन पहुंचे थे। तो गोलमेज सम्मेलन जो है ये कहाँ पर, तो ये दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ पर, तो लंदन में बुलाया गया। तो पहला ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महापुराण का विषय नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा महापुराण का विषय नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा महापुराण का विषय नहीं है, तो सर्गा नहीं है, महासर्ग नहीं है, मनवंतर नहीं है, या फिर वंशानुचरित नहीं है। इनमें से कौन सा महापुराण का विषय नहीं है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, महासर्ग। महासर्ग जो है तो ये क्या है, तो ये महापुराण का विषय नहीं है। बाकी सारे हैं, सर्ग है, मनवंतर है और वंशानुचरित, ये सब है, ठीक है, महासर्ग नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूना पैक्ट 1932 एक समझौता था। तो पिछला सेशन आपने देखा होगा, कल परसों वाला आपने सेशन देखा होगा, तो वहां पर मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, पूना समझौता, ठीक है। पूना समझौता जो है तो ये किसको, तो ये दलितों के मुद्दे पर हुआ था, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो दलितों को एक विशेष प्रतिनिधित्व देने के मुद्दे पर हुआ था, ठीक है। दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये पूना समझौता किया गया था। और किसके किसके बीच किया गया, नेहरू और अम्बेडकर है, मालवीय और अम्बेडकर है, गांधी और अम्बेडकर है, या फिर गांधी और नेहरू है। तो क्या हो जाएगा, तो दलितों के मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हो रहा है, पूना पैक्ट हो रहा है 1932 में, याद रखेंगे, ठीक है, सितंबर 1932 में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। और किस उद्देश्य से हो रहा है, तो दलितों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो विशेष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर के हो रहा है। भारत में पहला कर्नाटक युद्ध में एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। देखो, कर्नाटक युद्ध अगर हम लोग बात करें तो 3 कर्नाटक युद्ध हो रहे हैं। पहला कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 से लेकर के 1748 तक पहला कर्नाटक युद्ध चलेगा। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा जो है वो 1749 से लेकर के दूसरा जो है वो 54 तक चलेगा। और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा जो है वो 1756 से लेकर के 63 तक चलेगा। और जो ये कर्नाटक युद्ध है अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत, जो ये कर्नाटक युद्ध है जो भारत में हो रहा है, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कौन कौन है, तो एक तरफ आप देखोगे अंग्रेज हैं,
एक तरफ कौन है, एक तरफ अंग्रेज हैं और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ फ्रांसीसी हैं। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ये कर्नाटक युद्ध हो रहे थे। और ये युद्ध क्या हो रहा है, ये युद्ध जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में यूरोप में युद्ध प्रारंभ होते थे, जब यूरोप महाद्वीप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे से लड़ते थे, तो भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाते थे। और जब यूरोप में सुलह समझौता हो जाता था, तो भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में सुलह समझौता हो जाता था। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये युद्ध का विस्तार कहाँ पर, तो यूरोप में है, क्योंकि यूरोप में ही फ्रांस और इंग्लैंड है। तो जब यूरोप में ये लोग लड़ते थे, तो भारत में भी लड़ना शुरू कर देते। 3 ही युद्ध हैं कर्नाटक के, तीनों की डेट आप याद रखेंगे। एक आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र जौनपुर की स्थापना किसने की, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जौनपुर की हम लोग बात करें तो जौनपुर की स्थापना किसने की। देखो जौनपुर की जो स्थापना है, ये सरकी वंश के राजाओं ने की थी। ठीक है, किसने, तो सरकी वंश के राजाओं ने क्या किया है, तो जौनपुर की स्थापना की थी। और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। ठीक है, क्या किया था, तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। ठीक है, आपसे पूछ रहा है जौनपुर की स्थापना किसने की है। जौनपुर जौनपुर स्वतंत्र जौनपुर की स्थापना का जो श्रेय वो सरकी वंश के राजाओं को जाता है और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले जौनपुर की स्थापना किसने की थी, अगर आपसे पूछ ले जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो आप आंसर करोगे किसको, फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी किसकी याद में, तो जौना खां की याद में। ठीक है, किसकी याद में, तो जौना खां। जौना खां जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनको हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। बाद में जौनपुर जो है वो दिल्ली सल्तनत से आजाद हो गया था। सरकी वंश के राजाओं ने आजाद कर लिया था और इसको पूर्व का सिराज कहा जाता था। और किसने किया था, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर ने। ठीक है, किसने, तो मलिक सरवर ने स्वतंत्र जौनपुर की स्थापना की थी। सरकी वंश के राजा हैं और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना आपसे पूछा जाए फिरोज शाह तुगलक ने की थी जौना खां के समय में। और अगर आपसे पूछे कि जौनपुर को फिर से जीत करके दिल्ली में किसने मिलाया, फिर से दिल्ली में किसने मिलाया, तो आप आंसर करोगे किसने, बहलोल लोदी ने। ठीक है, बहलोल लोदी ने क्या किया, बहलोल लोदी ने सरकी वंश के राजाओं को पराजित करके एक बार फिर से जौनपुर जो कि स्वतंत्र हो गया था, इसको फिर से दिल्ली में मिला लिया था। किसने, बहलोल लोदी ने। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बहमनी की हम लोग बात करें तो बहमनी जो साम्राज्य है इसकी स्थापना कब हो रही है, इसकी स्थापना हो रही है 1347 में। कौन कर रहा है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह कर रहा है। ठीक है, कौन करेगा, तो अलाउद्दीन अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, क्या नाम है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह नाम था राजा का। और पहले का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो पहले का नाम था हसन गंगू। ठीक है, क्या नाम था, तो हसन गंगू नाम था। और जब राजा बनता है तो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से राजा बनता है। और इस अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे किसके समय में की थी, तो आप आंसर करोगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। हसन गंगू या फिर कहें अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्थापना की थी। और इसकी राजधानी क्या है, तो आंसर कर दोगे गुलबर्गा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, गुलबर्गा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नील कृषकों की दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नील दर्पण, देखो नील किसानों की अगर हम लोग दुर्दशा पर बात करेंगे तो एक तो नील दर्पण लिखी गई है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरी एक और बुक है कौन सी, तो वो है हिंदू पैट्रियाट। ठीक है, कौन सी, दूसरी है हिंदू पैट्रियाट। ठीक है, याद रखिएगा। तो दो बुकें, दो किताब जो है, दो बुक जो है वो लिखी गई है नील किसानों की दुर्दशा पर। एक लिखी गई नील दर्पण और दूसरी हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, किसने, तो हरीश चंद्र मुखर्जी ने लिखी है हिंदू पैट्रियाट। और अगर नील दर्पण आपसे पूछ ले तो नील दर्पण किसने लिखी है, तो आप आंसर कर दोगे दीनबंधु मित्र। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले नील आंदोलन हुआ कब था, तो आप आंसर करोगे 1859 में। ठीक है, कब, 1859 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नील आंदोलन हुआ था। और नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दो भाई हैं, कौन कौन से, एक है विष्णु विश्वास और दूसरे कौन है, दूसरे हैं दिगंबर विश्वास। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, तो ये दोनों भाई हैं, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। और इन दोनों भाइयों ने 1859 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नील आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ। देखो मगध का जो पहला राजवंश है वो माना जाता है हर्यक वंश। ठीक है, कौन माना जाता है, तो मगध में जो पहला राजवंश माना जाता है वो कौन सा है, हर्यक वंश। ठीक है, और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो आप आंसर कर दोगे बिंबिसार है। ठीक है, कौन है, तो हर्यक वंश के जो संस्थापक है वो कौन है, बिंबिसार। और बिंबिसार का अगर आपसे समय पूछा जाता है आप आंसर करते हो 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व से बिंबिसार का समय प्रारंभ होता है। बिंबिसार जो है
वो हर्रक वंश के संस्थापक है और हर्रक वंश मगध साम्राज्य में पहला वंश माना जाता है। तो अगर इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हो रहा है वो किस शताब्दी में हो रहा है, तो आप आंसर करोगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, कब कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय अगर हम लोग बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय से देखो दो प्रश्न बन जाते हैं। एक तो स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है किसने? कुमारगुप्त ने। ठीक है, किसने? तो अगर हम लोग बात करें तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। दूसरी अगर हम लोग बात करें किसका विनाश किसने किया भाई? ठीक है, अगर चीजों को बनवा नहीं सकते हो तो भाई उसका विनाश भी मत करो। ठीक है, अगर चीजों को बनवा नहीं सकते हो तो उसका विनाश भी नहीं करना चाहिए। तो विनाश आपसे पूछ ले किसने कराया, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक है, क्या आ जाएगा? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन अगर हम लोग बात करें कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ठीक है, कौन है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो इसने क्या कर दिया, इसने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो अगर चीजों को आप बनना नहीं सकते हो तो आपको बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप सीता नहीं बन सकते हो तो आप सूर्पनखा भी मत बनो। ये हमारे यहाँ भागवत हो रहा था तो उसमें मैंने सुना था। ठीक है, हाँ, तो ऐसा मतलब पंडित जी बता रहे थे कि अगर भाई सीता नहीं बन सकते हो तो सूर्पनखा भी न बनो। ठीक है, तो अगर आप जो है निर्माण करता नहीं बन सकते हो तो विनाश करता भी मत बनो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी तो इतनी बड़ी बनवा नहीं पाए लेकिन यूनिवर्सिटी जो है नाश करवा दी है। तो कुतुबुद्दीन क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। यहाँ पर हम लोग बात करें नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म के दर्शन। बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। आप देखोगे चीनी यात्री जो है, चीनी यात्री हेनसांग हो गया या फिर इत्सिंग हो गया या फिर बहुत सारी जो चीनी यात्री हैं तो वो क्या करते हैं, वो नालंदा की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, इसी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलो तो आज के सेशन में बस इतने ही प्रश्न थे। बताओ सेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, अगर व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट होता है तो भी आप उस नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। जाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि शेयर करते हुए जाइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपसे भी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।